एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी के टॉपिक्स कवर कर रहे थे। इसके पहले मैं एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। यदि आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रीसेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाएंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको सारे टॉपिक्स आसानी से मिल जाएंगे। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, व्हाट इज डेक्रोसिस्टाइटिस और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस, ये क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स कॉजिंग स्टेटस ऑफ टीयर, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और प्रीवियस वीडियो यानी एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में भी मैं आपको सारी कंडीशन समझा चुकी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर उसे देखें। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। तो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस भी वही है कि एक सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्राइमल सैक दैट यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नासोलैक्राइमल डक्ट। जो एक्यूट की डेफिनेशन थी वही क्रोनिक की है, सिर्फ हमको एक्यूट की जगह क्रोनिक वर्ड जो है वो वहां पर ऐड करना है। क्यों? क्योंकि कंडीशन सेम है। ये इसकी जो एक्यूट है उसके आगे चल के ये क्रोनिक कंडीशन डेवलप होती है, तो डेफिनेशन इज सेम। पहला आता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, क्या होगा? तो एज, सेक्स, रेस, हेरिडिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और पुअर पर्सनल हाइजीन। यानी यदि देखा जाए तो एज ग्रुप मोस्टली इन द एज ग्रुप 40 to 50 ईयर्स में ज्यादा से ज्यादा हमें क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस के केस देखने को मिलते हैं। और फीमेल्स आर प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड, फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी लो है और पुअर पर्सनल हाइजीन वाले केसेस हमको डेक्रोसिस्टाइटिस के ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर आता है फैक्टर्स कॉजिंग स्टेटस ऑफ टीयर। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो कि टीयर या लैक्राइमल ग्लैंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं? तो एनाटॉमिकल फैक्टर्स, फॉरेन बॉडीज, कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडीज आके वहां पर एक्यूमुलेट हो गई, एक्सेसिव लैक्राइमेशन, बहुत ज्यादा आंसू आना, माइल्ड ग्रेड इन्फ्लेमेशन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर एंड ऑफ नासोलैक्राइमल डक्ट। थर्ड आता है सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। तो आप देख सकते हो कहीं से भी जितना भी यहाँ पे फेस का पार्ट है वहां से लेजोलैक्राइमल डक्ट जो है वो इन्फेक्टेड हो सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं आई, ईयर वाले पार्ट से, नेजल सेप्टम से, इंफीरियर नेजल कॉन्का से, कहीं से भी हमें कोई भी इन्फेक्शन आकर और नेजोलैक्राइमल डक्ट में ब्लॉकेज करके क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस कॉज कर सकता है। फोर्थ आता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकाई, न्यूमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्यूडोमोनास या साइकोनिया जैसे वायरसेस इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का प्ले रोल करते हैं। देन आता है स्टेजेस। तो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस की 4 स्टेजेस यहाँ पर बताई गई हैं। पहला है स्टेज ऑफ क्रोनिक कैटेरल डेक्रोसिस्टाइटिस, सेकंड होता है स्टेज ऑफ लैक्राइमल म्यूकोसील, थर्ड होता है स्टेज ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस और फोर्थ होता है स्टेज ऑफ क्रोनिक फाइब्रोटिक सैक। ये क्या होता है हम आगे समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लिए ये है कि इन स्टेजेस के आपको नाम याद होने चाहिए। पहला आता है स्टेज ऑफ क्रोनिक कैटेरल डेक्रोसिस्टाइटिस। तो इस स्टेज में ये होता है एक माइल्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्राइमल सैक देखने को मिलेगा आपको। लैक्राइमल सिरिंजिंग जैसे ही हम करते हैं, यानी इस वाले पार्ट से जैसे ही आप सिरिंजिंग करोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर फ्लूइड और फाइब्रनस फ्लैग देखने को मिलेंगे। बिल्कुल क्लियर फ्लूइड यहाँ पर मिलेगा हमें। देन हम यदि इसमें डेक्रोसिस्टोग्राफी कराते हैं तो वहां पर हमें नेजोलैक्राइमल डक्ट का ब्लॉकेज मिलेगा और नॉर्मल साइज लैक्राइमल सैक मिलेगी विथ हेल्दी म्यूकोसा। यानी लैक्राइमल सैक का साइज किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन नेजोलैक्राइमल डक्ट वहां पर ब्लॉक्ड मिलती है। नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ लैक्राइमल म्यूकोसील। उस इस स्टेज में ये उसकी हम क्रोनिक स्टेज कह सकते हैं कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ रही है वैसे वैसे ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो लैक्राइमल म्यूकोसील में इस तरीके से आपको नेसोलैक्राइमल डक्ट में स्वेलिंग देखने को मिलती है। जैसे ही हम डेक्रोसिस्टोग्राफी कराते हैं तो हमें एक डिस्टेंडेड सैक देखने को मिलता है, यानी लैक्राइमल सैक जो होगा वो थोड़ा सा डिस्टेंडेड मिलेगा और अलोंग विद द ब्लॉकेज ऑफ नेसोलैक्राइमल डक्ट। जैसे ही यहाँ पर हम सिरिंजिंग करते हैं, रिगर्जिटेशन टेस्ट करते हैं, तो वहां पर हमें
मिल्की और जिलेटिनियस फ्लूइड देखने को मिलता है और एनसिस्टेड म्यूकोसील यहाँ पर प्रेजेंट होता है। थर्ड आता है स्टेज ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस, यानी ये इसके बाद की स्टेज है। यहाँ पर हमें रिगर्जिटेशन टेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, तो एक फ्रैंक म्यूकोपुरिलेंट डिस्चार्ज यानी एक पस का डिस्चार्ज होगा जैसे ही हम सिरिंजिंग करते हैं, और एंसिस्टेड पायोसील, वहां पे म्यूकोसील था, यहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो गया उस कैविटी में, तो एंसिस्टेड पायोसील की कंडीशन देखने को मिलती है। देन लास्ट स्टेज आती है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, स्टेज ऑफ क्रोनिक फाइब्रेटिक सैक। यहाँ पर क्या होता है कि लो ग्रेड रिपीटेड इन्फेक्शन, यानी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और बहुत लंबे समय के लिए हो रहा है, तो यहाँ पर एक स्मॉल फाइब्रेटिक सैक बन जाता है ड्यू टू थिकनिंग ऑफ म्यूकोसा। जैसे ही आप इसमें डेक्रोसिस्टोग्राफी करोगे, वहां पर आपको एक बिल्कुल छोटा सा स्मॉल सैक दिखेगा विद इरेगुलर म्यूकोजल फोल्ड्स, और यहाँ पर आपको परसिस्टेंट इफिफोरा यानी बार बार आंखों से वाटर डिस्चार्ज होना और पस का डिस्चार्ज होना, हमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये चारों स्टेजेस में इतना कंटेंट लिखना भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। स्टेजेस के नाम याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है कॉम्प्लिकेशन। यदि इन कंडीशन में भी क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस को ट्रीट ना किया गया तो कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, लाइक क्रोनिक इंट्रैक्टेबल कंजक्टिवाइटिस। ये जो इन्फेक्शन है वो कंजक्टिवा को भी इफेक्ट करेगा और वहां पर कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन हो जाएगी। एक्ट्रोपियन ऑफ लोअर लिड, मैसेरेशन एंड एंजाइमा ऑफ लोअर लिड स्किन। एक्ट्रोपियन मतलब जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, जो हमारी लोअर आईलिड है वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। यदि बाहर की तरफ मुड़ती है तो उसको एक्ट्रोपियन बोलते हैं, अंदर की तरफ मुड़ती है तो उसे एंट्रोपियन बोलते हैं। तो यहाँ पर बाहर की तरफ आईलिड्स जो है वो कवर मतलब मुड़ जाएंगी, और मैसेरेशन और एक्जिमा हमें यहाँ पर लोअर लिड की स्किन में देखने को मिलेगा, यानी एक स्किन डिसऑर्डर यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। देन हाइपोबायोन कॉर्नियल अल्सर, कॉर्निया में कोई इफेक्ट करेगा, कॉर्नियल अल्सर देखने को मिल सकता है। और यदि हम इसका ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद हमें कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, लाइक एंडोफेलेमाइटिस। देन आता है ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम रिपीटेड लैक्राइमल सिरिंजिंग, बार बार हम सिरिंजिंग करके वहां से पस जो है वो निकाल सकते हैं, तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। बट बार बार वहां पर पस का फॉर्मेशन होगा तो ये परमानेंट क्योर नहीं होता। हम यहाँ पर बैलून कैथेटर डायलेशन कर सकते हैं। देन आता है डाइक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि दो मेथड होती है, डाइक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी और डाइक्रोसिस्टेक्टोमी। तो डेक्रोसिस्टोक्टोमी मतलब कंप्लीट एक्सिजन ऑफ लैक्राइमल सैक, आप पूरा का पूरा लैक्राइमल सैक ही निकाल दो, तो ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, इस तरीके से। उसमें जैसे ही हम लैक्राइमल सैक को रिमूव कर देंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज या पस फॉर्मेशन नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेक्रोसिस्टेक्टोमी। देन आता है डेक्रोसिस्टिक राइनोक्टोमी, यानी एक नेजल ड्रेनेज का हमें दूसरा पाथ बनाना है। यानी एक यहाँ पर क्या करते हैं, एक नेजल ड्रेनेज ऑपरेशन होता है जिसमें हम अलग से कुछ ट्रैक्ट बनाते हैं, जिससे जो ब्लॉकेज वाला पार्ट है उससे अलग होकर एक ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो ये होता है डेक्रोसिस्टोराइनेक्टोमी। फिर इसके अलावा हम कंजक्टिवो डेक्रोसिस्टोराइनेक्टोमी कभी भी करते हैं, क्योंकि यदि कंजक्टिवाइटिस हो गया है, वहां पर इन्फेक्शन हो गया है, तो हमें कंजक्टिवा और नेजोलैक्राइमल डक्ट को लेकर अलग से एक ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस। रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और मैं आपको इतना कंटेंट यहाँ पर दे रही हूँ ताकि आप एग्जाम में आसानी से कवर अप कर सको। तो सिलेबस वाइज हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद आर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर मोर वीडियोस।